गुड आफ्टरनून बच्चों, आई एम फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बच्चों, मैंने आपको न्यू एनसीईआरटी से अब तक लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था। आज मैंने जब नीट का सिलेबस देखा तो उसमें ओल्ड एनसीईआरटी का एक टॉपिक ऐड था, व्हाट इज लिविंग वाला टॉपिक ऐड था। इसलिए इस वीडियो में मैं ओल्ड एनसीईआरटी का ये जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको कवर कर रही हूँ। तो आइए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत छोटा सा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. Growth, reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response come to our mind immediately as a unique features of the living organisms. बच्चों, आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चीज कैसे लिविंग है या फिर कैसे नॉन लिविंग है? क्या कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहा है तो वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो तो मूव नहीं कर पाते हैं, क्या वो लिविंग नहीं है? इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हैं कि हाँ, ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है? तो आइए समझते हैं ये पैरा क्या कह रहा है। जब हम किसी चीज को लिविंग बोलते हैं तो हम उसके ऐसे फीचर्स को देखते हैं जो उसको नॉन लिविंग चीजों से अलग बनाता है, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट हो गया। One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to the list. तो और भी चीजें हैं जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो कौन कौन से? ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्फ रेप्लिकेशन हो गया, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो गया। ये सारे के सारे बता सकते हैं हाँ कि कौन सी चीजें लिविंग है और कौन सी चीजें नॉन लिविंग है। आगे चलते हैं। All living organisms grow. Increase in mass and increase in number of individual are the twin characteristics of growth. This is very important। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ के दो कैरेक्टर हैं, कौन कौन से? पहला है इंक्रीज इन मास, दूसरा है इंक्रीज इन नंबर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रो करते हैं। A multicellular organisms grow by cell division। अगर कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो ग्रोथ करता है सेल डिवीजन से। जैसे कि हमारे में सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। ये जो माइटोसिस होता है, जब भी हमारा कुछ सेल रप्चर हो जाता है तो वहाँ पे माइटोसिस होता है, जिससे कि वहाँ का जो भी सेल डैमेज होता है वो ग्रोथ कर जाता है। तो वही बोल रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन से होता है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर continuously throughout their life span। इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हमेशा ग्रोथ करते हैं, वो पूरे लाइफ टाइम में अपनी ग्रोथ करते जाते हैं, जिससे कि जब एक प्लांट बहुत छोटा हो जाता है, वही 10-20 साल बाद वो प्लांट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, उसका कोई एज नहीं होता है बड़े होने का। वो हमेशा अपना हाइट इंक्रीज करता रहता है, उसका ग्रोथ होते जाता है। उसी तरह अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का हाइट हमेशा नहीं बढ़ता। एनिमल्स की बात करें तो उनका जो ग्रोथ है, जो लंबाई है, वो एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है। जैसे कि जब कोई भी बच्चा 18 से 20 साल का होता है तो उसका जो लंबाई है उतना ही रह जाता है, उससे बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? प्लांट का जो ग्रोथ है वो पूरे लाइफ टाइम होता है, और जो एनिमल्स का ग्रोथ है वो कुछ टाइम के लिए होता है। However, cell division occur in certain tissue to replace lost cell। जब भी सेल डिवीजन होता है तो ये सेल डिवीजन क्यों होता है? सेल डिवीजन इसलिए होता है कि जो भी सारे सेल डैमेज हो चुके हैं वो सारे सेल फिर से वापस नए बन जाएं, तो वहां पे एक न्यू सेल आ जाए, इसीलिए सेल डिवीजन होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under microscope। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी सेल डिवीजन के हेल्प से ग्रो करते हैं। इसको हम सिंपली अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, कई सारे सेल को ग्रो करवाएं, तो वहां पे हमें मिलेगा कि कुछ टाइम बाद जो सेल होते हैं डिवाइड करके अपने नंबर बढ़ा लेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स growth and reproduction are mutually exclusive event। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है? अगर हायर प्लांट्स और एनिमल की बात करें
तो उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है ये दोनों अलग इवेंट हैं, अलग-अलग होते हैं। हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ का मतलब होता है हाइट इंक्रीज करना या फिर वेट इंक्रीज करना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि यंग वंस को प्रोड्यूस करना। यही चीज अगर हम छोटे ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, लोअर एनिमल्स में देखेंगे या फिर बैक्टीरिया वगैरह में देखेंगे तो उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ ही होता है। तो उनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो इंक्लूसिव इवेंट होता है, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे हायर एनिमल्स और हायर प्लांट में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अलग होना। One must remember that increase in body mass is considered as a growth. Non-living objects also grow if we take the increase in body mass as a criteria for growth. यहाँ पे ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन बॉडी मास। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बढ़ेगा इसका मतलब उसमें ग्रोथ हो रहा है। इससे आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी तो ग्रो करते ही हैं। आपने देखा होगा जो माउंटेन होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं। क्यों ग्रो करते रहते हैं? क्या उनका बॉडी मास इंक्रीज होता है? क्या इंटरनली होता है? नहीं, इंटरनली नहीं होता है। वो क्या होता है, माउंटेन्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं क्योंकि उस पे सॉइल एक्युमुलेट आते हैं, रॉक्स एक्युमुलेट हो जाते हैं। इस वजह से उनका जो मास है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हम उसको लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं। माउंटेन्स, boulders, sand moulds do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living object by accumulation of material on surfaces. तो ये जो माउंटेन का ग्रो हो रहा है सैंड के एक्युमुलेशन से, या फिर किसी सैंड का बॉल था, अब उस पे सैंड एक्युमुलेट होने से उसका ग्रोथ हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो ग्रोथ हैं ये नॉन लिविंग में होते हैं। और ये जो ग्रोथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें मटेरियल के ऊपर एक्युमुलेशन होते जा रहा है, मटेरियल इकट्ठा होते जा रहा है, इसलिए उसका मास बढ़ रहा है। तो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ देखे जाते हैं वो एक्युमुलेशन देखे जाते हैं मटेरियल का। मतलब कि ये जो ग्रोथ हो रहा है वो अंदर से ना होके ऊपर से होता है। तो यहाँ से हमें दो चीज समझ में आया। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका ग्रोथ इनसाइड से होता है, और जो नॉन लिविंग होता है उनका ग्रोथ बाहर से होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। In living organism, growth is from inside. Growth, therefore, cannot be taken as defining property of the living organisms. अब यहाँ पे बोला है कि जो ग्रोथ होता है हम उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ग्रोथ है ये डिफाइनिंग फीचर्स इसलिए नहीं है क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनिज्म बोलना सही नहीं है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ, एक फीचर्स नहीं हुआ बताने का कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। अगर ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती तब हम इसे बोल सकते कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर्स है, लेकिन माउंटेन, डस्ट वॉल और जो सैंड माउंट होते हैं ये सारे भी ग्रोथ दिखाते हैं, तो इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोलते हैं। We understand that characteristics of living system, a dead organism does not grow. तो यहाँ पे बोला है कि हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं, लेकिन ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बोलते हैं। यहाँ वो एक कैरेक्टर है लिविंग सिस्टम का, लेकिन हम सिर्फ उसी से तय नहीं कर सकते कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। तो ग्रोथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं करता है। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, वैसे ही रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना जो कि पेरेंट्स के जैसा हो, जिसके फीचर्स पेरेंट्स के जैसे मिलते जुलते हों। जब भी दो ऑर्गेनिज्म मिलके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो जो रिप्रोडक्शन होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मल्टीसेलुलर करते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें
ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है। Organisms reproduce by asexual means also. Fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce. In lower organisms like Hydra and yeast, we observe budding. In Planaria flatworm, we observe true regeneration. A fragmented organism regenerates the lost part of its body and become a new organism. The fungi, the filamentous algae, and the Protonema of Mars all easily multiply by fragmentation. यहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात किया हुआ है कि जो फंजाई होते हैं, फंजाई रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल स्पोर के हेल्प से। फंजाई के पास बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ये हवा और पानी के थ्रू अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं और नया फंगस में डेवलप हो जाते हैं और ये बहुत तेजी से स्प्रेड होते हैं, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। वहीं जो लोअर ऑर्गेनिज्म है लाइक जो ईस्ट और हाइड्रा है, उनमें बडिंग पाया जाता है। ये बडिंग क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होता है उस पर एक छोटा सा बड डेवलप करता है, धीरे धीरे वो बड बड़ा होता है और पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसी तरह प्लेनेरिया में रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। उसका बॉडी अगर टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, कट हो जाता है, तो हर एक जो टुकड़ा है, हर एक जो पार्ट है, वो लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर लेती है और सब एक एक करके नया प्लेनेरिया बना लेते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉस जो होते हैं, द मॉस, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटीनिमा ऑफ मॉस, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये क्वेश्चन बन सकता है कि फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटीनिमा ऑफ मॉस, ये सारे के सारे फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae, or amoeba, reproduction is synonymous with the growth, that is, increase in number of the cell. जब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, जैसे एक अमीबा की बात करें, जब एक अमीबा ग्रो करता है तो उसकी बॉडी बड़ी हो जाती है, इसी को तो ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ के होते ही जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे वो बड़ी होती है वैसे ही वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें ग्रोथ होते ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लगभग एक ही प्रोसेस के दो नेम हैं यहाँ पे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो एक ही साथ हो जाता है। We have already defined growth as equivalent to increase in the cell number or the mass. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ का मतलब होता है कि सेल का साइज बढ़ना और सेल का नंबर बढ़ना। सेल का साइज मतलब सेल का मास बढ़ना और सेल का नंबर बढ़ना ही ग्रोथ कहलाता है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनमें हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक ही मान के चलते हैं। अभी रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से हम इसे डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। Further, there are many organisms which do not produce mule, sterile, worker bee, infertile couple. Hence, reproduction also cannot be all-inclusive defining characteristics of the living organisms. अब क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते फिर भी वो लिविंग होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोलते हैं। जैसे कि म्यूल हो गया, खच्चर, स्टेराइल वर्कर भी हो गई, और इनफर्टाइल कपल जो होते हैं ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं लेकिन ये लिविंग होते हैं, इसलिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का। ऑफ कोर्स, no non-living object is capable of reproduction or replicating by itself. कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि रिप्रोड्यूस कर पाए या फिर रेप्लिकेट कर पाए। Another characteristics of living is metabolism. All living organisms are made up of chemical. This chemical is small and big, belonging to various class, size, function, etc. are constantly being made and changed into some other biomolecule. These conversions are chemical reaction or metabolic reaction. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular, all plant, animal, fungi, and microbes
एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। हमने अभी पढ़ा कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का, रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का, वैसे ही मेटाबॉलिज्म भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड ये सब होते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं, ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। एक जो बायोमोलिक्यूल्स होता है, ये दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता रहता है। नया बायोमोलिक्यूल का बनना या ओल्ड बायोमोलिक्यूल का टूटना, ये जो प्रोसेस है उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब हम फूड खाते हैं तो बॉडी उससे तोड़कर एनर्जी बनाती है। ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम कुछ तोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। कैटा मीन्स काटना, काटने से याद रखो कि तोड़ रहे हैं। तो जब फूड हम खा रहे हैं उसको तोड़कर एनर्जी ले रहा है, तो यहाँ पे तोड़ने को बोलना है कैटाबोलिज्म। और उस एनर्जी को बॉडी यूज कर रहा है नया सेल बनाने में, नया टिश्यू बनाने में, इसको बोलते हैं एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म मतलब कुछ नया बन रहा है। अब इन्हीं दोनों को मिलाकर कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म is called as metabolism. Reproduction is synonymous with the growth, that is, increase in number of the cell. जब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, जैसे एक अमीबा की बात करें, जब एक अमीबा ग्रो करता है तो उसकी बॉडी बड़ी हो जाती है, इसी को तो ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ के होते ही जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। एक बार ग्रोथ करता है, जैसे वो बड़ी होती है वैसे ही वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें ग्रोथ होते ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लगभग एक ही प्रोसेस के दो नेम हैं यहाँ पे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो एक ही साथ हो जाता है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन द सेल नंबर और द मास। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ का मतलब होता है कि सेल का साइज बढ़ना और सेल का नंबर बढ़ना। सेल का साइज मतलब सेल का मास बढ़ना और सेल का नंबर बढ़ना ही ग्रोथ कहलाता है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनमें हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक ही मान के चलते हैं। अभी रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से हम इसे डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। Further, there are many organisms which do not produce mule, sterile, worker bee, infertile couple. Hence, reproduction also cannot be all-inclusive defining characteristics of the living organisms. क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते, फिर भी वो लिविंग होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोलते हैं। जैसे कि म्यूल हो गया, खच्चर, स्टेराइल वर्कर भी हो गई, और इनफर्टाइल कपल जो होते हैं ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये लिविंग होते हैं, इसलिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का। Cause no non-living object is capable of reproduction or replicating by itself. कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि रिप्रोड्यूस कर पाए या फिर रेप्लिकेट कर पाए। Other characteristics of living is metabolism. All living organisms are made up of chemical. This chemical is small and big, belonging to various class, size, function, etc. are constantly being made and changed into some other biomolecule. These conversions are chemical reaction or metabolic reaction. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular. All plant, animal, fungi and microbes exhibit metabolism. हमने अभी पढ़ा कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का, रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का, वैसे ही मेटाबॉलिज्म भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड ये सब होते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं, ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। एक जो बायोमोलिक्यूल्स होता है, ये दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता रहता है। नया बायोमोलिक्यूल का बनना और ओल्ड बायोमोलिक्यूल का टूटना, ये जो प्रोसेस है उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब हम फूड खाते हैं
तो बॉडी उससे तोड़कर एनर्जी बनाती है। ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम कुछ तोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटा मीन्स काटना, काटने से याद रखो कि तोड़ रहे हैं। तो जब फूड हम खा रहे हैं वो उसको तोड़कर एनर्जी ले रहा है, तो यहाँ पे तोड़ने को बोला है कैटाबॉलिज्म। और उस एनर्जी को बॉडी यूज कर रहा है नया सेल बनाने में, नया टिश्यू बनाने में, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कुछ नया बन रहा है। अब इन्हीं दोनों को मिलाकर कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं, हर सेकेंड हर एक केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एंजाइम्स की हेल्प से चलती है, इसलिए हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं या फिर केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये सबके अंदर होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या चाहे मल्टीसेलुलर हो, कोई भी प्लांट्स हो, एनिमल हो, फंजाई हो और माइक्रोब्स हो, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। The sum total of the chemical reaction occurring in our body is metabolism. No non-living organism exhibit metabolism. तो जो भी सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि इसका एक्सेप्शन नहीं है। Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in the cell-free system. An isolated metabolic reaction outside the body of the organism performed in a test tube is neither living nor non-living. बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात समझो। नॉर्मली मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लिविंग सेल के अंदर होता है, लेकिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि अगर एंजाइम और केमिकल को बॉडी से बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में रखा जाए या फिर लैब में रखा जाए, क्या तभी मेटाबॉलिज्म हो सकता है? तो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के बाहर हो रहा है उसको विट्रो बोलते हैं। तो इसको विट्रो रिएक्शन कहते हैं। चल रही है जो टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रही है वो खुद कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है और उससे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी नहीं कहा जा सकता, वो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन होती है। यानी रिएक्शन लिविंग जैसी है लेकिन रिएक्शन करने वाली कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। हेंस हम बोल सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो एक डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म हमेशा होगा, इसलिए मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग फीचर्स है। Hence, while metabolism is a defining feature of living organism without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living thing, but surely a living reaction. तो यहाँ बोला है कि बिना किसी एक्सेप्शन के सारे ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म पाया जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब यहाँ पे एक चीज बोला है कि ये जो बाहर हम लिविंग रिएक्शन करवा रहे थे ये एक नॉन लिविंग थिंग्स था, लेकिन इनमें जो रिएक्शन हो रहे थे वो लिविंग रिएक्शन था। तो जो भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे इन विट्रो में वो लिविंग थिंग नहीं होंगे, लिविंग चीज नहीं होगी, लेकिन जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन जैसा होगा। Hence, cellular organization of body is defining features of the life form. हमने अभी पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर्स होता है, लेकिन एनसीईआरटी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्यों एक डिफाइनिंग फीचर्स बोल रही है? विच इज लिविंग होने के लिए रिएक्शन प्रॉपर सेल के अंदर एक ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए, इसी अरेंजमेंट को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर सेल ही नहीं है तो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं माना जाएगा, चाहे टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन चल रही हो। रिवाइज करते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जो बॉडी के अंदर सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये जो टेस्ट ट्यूब होता है इसमें भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकती है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए सेल्स का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जरूरी होता है जिसको कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लाइफ फॉर्म। तो अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे एडवांस और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस। All living organism is the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environment stimuli, which could be physical, chemical, or biological. We sense our environment through our sense organs. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है अपने सराउंडिंग को सेंस करता है,
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। और जो एनवायरनमेंट से मिलने वाले जो सिग्नल होते हैं उसी को स्टिमुलस कहते हैं। अब ये जो स्टिमुलस है ये 3 टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या-क्या आ गया? लाइट और जो टेम्परेचर, टच, ये सारे फिजिकल हो गए। और केमिकल का मतलब जो भी सारे केमिकल, स्मेल है, टेस्ट है, ये सारे के सारे केमिकल हो गए। और बायोलॉजिकल हो गया बैक्टीरिया, वायरसेस और भी सारे ऑर्गेनिजम्स। Plant respond to external factor like light, water, temperature, other organism, pollutant, etc. All living organisms from the prokaryote to most complex eukaryote can sense and respond to the environmental cues. अब एनिमल और प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? तो एनिमल अपने सेंस ऑर्गन का यूज करके आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन का यूज करके एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है लेकिन वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट की जो शूट होती है वो लाइफ की तरफ ग्रो करती है, तो ये भी एक रिस्पॉन्ड हुआ। और जो रूट्स होते हैं वो वाटर की तरफ ग्रो करती हैं, वो भी एक रिस्पॉन्ड हुआ। उसी तरह टेम्परेचर और ग्रेविटी का भी प्लांट पे इफेक्ट पड़ता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो। ये सारे के सारे इन्वायरमेंट को सेंस करके अपना रिस्पॉन्ड देते हैं। Photo period affect reproduction in seasonal breeder both plants and animals. ये फोटो पीरियड क्या होता है? तो दिन और रात की जो ड्यूरेशन होती है उसी को फोटो पीरियड कहते हैं। जो सीजनल प्लांट होती हैं और जो एनिमल्स होते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये फोटो पीरियड पर डिपेंड करता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एक पार्टिकुलर सीजन में फ्लावर देते हैं। उसी तरह कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो एक स्पेसिफिक सीजन में ब्रीडिंग करते हैं। तो फोटो पीरियड जो होता है वो भी अफेक्ट कर रहा है, वो भी एक इन्वायरमेंट का क्यूज ही है। All animals handle chemical entering their body. All organisms therefore are aware of surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself that have self-consciousness. तो सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं उनमें एक स्पेशल क्वालिटी होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं। वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है कि वो सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं बल्कि खुद के बारे में भी सोचते हैं। जैसे मैं कौन हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ। ये एबिलिटी, ये सब जो एबिलिटी है ये सिर्फ ह्यूमंस में डेवलप होती हैं। इसलिए जो ह्यूमंस हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। अब कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब तक हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होते हैं। वही मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस जो होते हैं ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं। और सारे के सारे जो 5 हमने पढ़ा, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। We observe patient lying in coma in hospital virtually supported by machine which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life living or non-living? एनसीईआरटी में एक रियल लाइफ सिचुएशन देकर बताती है कि लिविंग को डिफाइन करना हमेशा इजी नहीं होता। सोचो कि पेशेंट है जो कि कोमा में है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। उसका हार्ट जो है वो मशीन की हेल्प से चल रहा है, उसका लंग्स भी मशीन के हेल्प से काम कर रहा है, लेकिन जो उसका ब्रेन है वो परमानेंट के लिए डेड हो चुका है। तो बताओ अगर ब्रेन ही नहीं होगा तो उसके पास क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा? तो उस पेशेंट के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगा। वो ना कुछ सोच सकेगा, ना कुछ फील कर सकेगा, ना अपने सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड दे सकता है। अब क्वेश्चन ये है क्या ऐसे पेशेंट लिविंग है या फिर नॉन लिविंग? इस क्वेश्चन का कोई सिंपल आंसर देना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ हार्ट देखे तो पेशेंट लिविंग लगता है। अगर ब्रेन और कॉन्शियसनेस देखे तो वो लिविंग जैसा बिहेव नहीं करता। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि लिविंग को डिफाइन करना कभी-कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली ऐसे केसेस में। In higher classes, we will come to know about the all living phenomena are due to underlying interactions. Properties of tissue are not present in the constituent cell but arises as a result of interaction among constituent cell. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle
but arises as a result of interaction among the molecular component comprising of organelles. ये जो लिविंग फिनोमिना है जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये किसी एक सेल में या मॉलिक्यूल की वजह से नहीं होता है। ये सब अलग-अलग कंपोनेंट के एक साथ मिलकर काम करने से होता है। इसका मतलब कि जब छोटे-छोटे पार्ट्स आपस में मिलकर काम करते हैं, तब एक नया फंक्शन या प्रॉपर्टी आती है। किसी एक पार्ट में अलग से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनती। जब सब मिल के काम करते हैं, तब प्रॉपर्टी बनती है या फिर वो नया फंक्शन कर पाता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं। एक सिंगल सेल जो है वो टिश्यू की तरह काम नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत सारी सिमिलर सेल आपस में मिलके काम करे तो वो टिश्यू बनाती है और यही जो टिश्यू बन रहा है एक नया फंक्शन लाता है। दूसरा एग्जांपल देके समझाते हैं कि सेल्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स, लिपिड, डीएनए और भी बायोमोलेक्यूल्स पाए जाते हैं। अब कोई एक प्रोटीन या लिपिड अकेला सेल की तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलके सेल ऑर्गेनेल्स का काम करते हैं। तब जाके उनमें नया फंक्शन आता है। इससे क्या समझ आया? जो लाइफ है, लाइफ किसी एक मॉलिक्यूल या सेल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। लाइफ तब अपीयर होती है जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ये ऑर्गेनेलीज मिलके सेल बनाते हैं और ये सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और ये टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। वो बनाता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसी इंटरेक्शन की वजह से लिविंग प्रॉपर्टी डेवलप होती है। These interaction result in emergent properties at higher level of organization. This phenomenon is true in the hierarchy of the organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that all living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बनाते हैं और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज मिलके सेल बनाते हैं और बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये जब मिलकर काम करते हैं तब हायर लेवल पर नया प्रॉपर्टीज आता है। इन्हें प्रॉपर्टी को इमर्जेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे प्रोटीन अकेला लिविंग नहीं है, सेल भी अकेला पूरा लिविंग नहीं है, लेकिन जब सब मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तब लाइफ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्सिस्टेंस जैसा प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। और ये जो सारा प्रॉपर्टी था ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन, ये बॉडी के ऑर्गेनाइज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ही पॉसिबल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टूट जाए तो लाइफ भी खत्म हो जाएगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ इवॉल्विंग होता है, मतलब कि टाइम के साथ साथ वो इवॉल्व कर सकता है। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने बॉडी को खुद से कंट्रोल कर सकता है। लाइक बॉडी टेम्परेचर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, वाटर बैलेंस हो गया। और चौथा है कि वो रिस्पॉन्ड कर सकता है एक्सटर्नल स्टिमुली को, एनवायरनमेंट के चेंजेस को सेंस करके रिस्पॉन्स देता है। Biology is the story of life on the earth. Biology is the story of evolution of living organism on the earth. All living organisms, present, past, future, are linked to one another by sharing of common genetic material, but varying degrees. अब यहाँ पे बायोलॉजी का डेफिनेशन दिया हुआ है कि बायोलॉजी हमें बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे टाइम के साथ साथ इवॉल्व करते हैं और नया स्पीसीज बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि all living organisms are linked by a common genetic material but of varying degree. इसका मतलब है कि अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, सब एक कॉमन एंसेस्टर से रिलेटेड है। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एक कॉमन एंसेस्टर से आए हुए होते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, लेकिन सब में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए कॉमन होता है, लेकिन ये सिमिलरिटी सब में एक जैसी नहीं होती। किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। इसी को कह रहे हैं वेरिंग डिग्री। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।